जावेद मलंगी एक खतरनाक डाकू था जिसकी सर की कीमत 90 लाख रुपए थी। मलंगी जेल से फरार होकर एक 75 साल बूढ़ी औरत के घर में छुप गया। बूढ़ी औरत ने इसकी जवानी को देखते हुए एक पुराने से संदूक में बंद किया और फिर इसके बाद संदूक को ताला लगा लिया। पुलिस वाले मलंगी के ताक़ब में बूढ़ी औरत के घर दाखिल हुए। इसका सारा सामान चेक किया। दो कमरों की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन संदूक की तरफ इनका ध्यान न गया। पुलिस वाले बूढ़ी औरत पर तशद्दुद कर रहे थे और इससे बार बार पूछ रहे थे कि एक खतरनाक डाकू हमारे घर में दाखिल हुआ है, बताओ वो कहाँ है। लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मुझे कुछ मालूम नहीं। एक नौजवान मेरे घर में दाखिल जरूर हुआ था, लेकिन दीवार फैलाकर वो गली से बाहर भाग गया। पुलिस वालों के जाने के बाद बुढ़िया ने संदूक का ताला खोला, जावेद को संदूक से बाहर निकाला। जावेद मलंगी को प्यास महसूस हो रही थी, लिहाजा इसने बुढ़िया से पानी मांगा, लेकिन बुढ़िया ने उसे दूध का प्याला पेश किया। इन तमाम तर मेहरबानियों के बावजूद वो बुढ़िया की घर से जब रुखसत होने लगा, तो बड़ी ही चालाकी से बुढ़िया का एक कीमती और कदीम सोने का लाकट चुरा कर बुढ़िया की बेवकूफी पर मुस्कुराता हुआ घर से बाहर चला गया। दिल में यही सोच रहा था कि बेवकूफ बुढ़िया, तूने एक सांप को दूध पिलाया है, भला एक डाकू भी रहमदिल हो सकता है क्या। मगर जावेद मलंगी के इस वक्त रोंगटे खड़े हो गए जब इससे इस हकीकत का पता चला कि बुढ़िया ने तो मुझे ही लूट लिया, क्योंकि ये हाफसाबाद के दो खानदानों की बहुत कदीम दुश्मनी थी। मैंने जब से आंख खोली होश संभाला इनको आपस में लड़ते ही देखा, और मुझे इस बात का अफसोस था कि मैं इस खानदान का हिस्सा हूँ। हालांकि मेरे वालिद ने मुझे तालीम हासिल करवाई, पढ़ाया लिखाया, लेकिन इस पढ़ाई का क्या फायदा जो किसी को शहूर ना दे पाए। मैं जब भी अपने बड़ों से कहती कि ये खून खराबा छोड़ दे, दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, आने वाली नस्लों पे रहम करें, लेकिन जवाब में मुझे एक डांट ही मिलती और फौरन मेरी बोलती बंद हो जाती। मेरी छोटी बहन अक्सर मुझसे कहा करती थी कि आप ही दिल करता है कि हम यहाँ से भाग जाएं या फिर किसी दूसरे शहर में आबाद हो जाएं, क्योंकि इस इलाके में रहने का क्या फायदा जहाँ ना दिन का चैन है और ना ही रात को आराम है। हर वक्त यही महसूस होता है कि कहीं से कोई भी दुश्मन का आदमी हमारे घर में दीवार फैलाकर सबको जान से मार डालेगा। खानदान के हर फर्द को तकरीबन इस तरह के ख्वाब भी आते थे कि किसी ने हमारे घर पर हमला कर दिया, और चीख मार के कोई न कोई घर का फर्द नींद से बेदार होता और फिर इसको पानी पिलाया जाता था। इन दो खानदानों की दुश्मनी में इस वक्त शिद्दत आई जब जावेद के बाप को धोखे से मारा गया था। इस वक्त तो जावेद इंग्लैंड में तालीम हासिल कर रहा था और वो खुश था कि वो इस जहन्नम से निकल चुका है। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि इंसान जितनी कोशिश करे खून के रिश्तों से अलग नहीं हो सकता। जावेद के बाप को धोखे से अगवा किया गया, वो भी किराए के कातलों की मदद से। अगवा करके फौरन इसको मार दिया गया, फिर इसकी लाश के टुकड़े करके बोरी में डालकर दरिया में फेंक दिए गए। लेकिन इस पर भी मेरे खानदान वाले सुकून से न बैठे। हालांकि वो अपने दुश्मन को मार चुके थे, लेकिन अब भी इनका नुकसान ही करना चाहते थे। जावेद अपनी तालीम अधूरी छोड़ के आ चुका था क्योंकि इसका बाप लापता था। फिर इनको फोन रिसीव हुआ कि 1 करोड़ के बदले अपना बंदा ले जाओ। जावेद का चचा अपने भाई को हर कीमत पर आजाद करवाना चाहता था, लिहाजा इसने जमीन फरोख्त करके नगद पैसे बैग में डाले और बताए गए एड्रेस पर जा पहुंचा। हालांकि जावेद इसके साथ आना चाहता था, बल्कि जावेद ने ही तो यही कहा था कि चचा ये पैसों वाला बैग आप मुझे दे दे, वो मेरा बाप है, मैं नहीं चाहता कि आपके लिए किसी किस्म का मसला बन जाए। लेकिन जावेद मलंगी के चचा ने यही कहा कि बेटा तू अभी बच्चा है, बाहर तालीम हासिल करके आया है, तो हमारे इलाके के तौर तरीकों से बिल्कुल वाकिफ नहीं, और मैं अपने बड़े भाई की खातिर तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, लिहाजा पैसे लेकर तो मैं खुद ही जाऊंगा। फिर जावेद का चचा अपने कुछ मुलाजमों के साथ गाड़ी में बैठा और इनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा। मगर वो नहीं जानते थे कि आने वाले वक्त इनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। वो जहां अपने भाई को छुड़ाने जा रहा था, वहां पहले ही इनके लिए एक ट्रैप तैयार किया था। जावेद कच्चा जैसे ही बताए वो एड्रेस पर पहुंचे, तो वहां इन पर हमला किया गया। पैसे भी ले लिए गए और इसके चचा को भी मार दिया गया। इस वाकये के बाद जावेद आधा पागल हो चुका था। वो पढ़ाई भी छोड़ चुका था और इंतकाम की आग में जल रहा था। कभी कभी इंसान ऐसे हालात से गुजरता है कि वो एक वहशी दरिंदा बन जाता है। यही हालत अब जावेद के साथ थी।
میں نے تو اسے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کے بارے میں سنا تھا کہ بہت ہی خوبصورت جوان ہے، میں بھی کافی لائق ہے اور باہر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے خاندان کو اتنا جاوید نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا میں نے خود پہنچایا۔ میں نے اپنے خاندان کو نقصان ہی نہیں بلکہ ان کی عزت بھی چھین لی تھی۔ ہمارا خاندان لوگوں کے لیے ایک مذاق بن کے رہ چکا تھا۔ میں نے تو اپنی محبت کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا۔ گھر سے مراد میرا خاندان ہے، جس میں میرے والدین، بہن بھائی شامل تھے۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور سب سے لاڈلی تھی۔ میرے والد کا مجھ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ میرے والد میری والدہ اور اپنی باقی بچوں میں صرف اس بات پر غصہ ہوتے تھے کہ میں ان کی وجہ سے رو رہی تھی۔ اس کے علاوہ آج تک میرے والد صاحب کی آواز گھر میں کبھی بلند نہیں ہوئی تھی۔ اگر میں آج اپنے والدین کی محبتیں گنوانے لگوں، قربانیاں گنوانے لگوں تو شاید میری رہتی زندگی ختم ہو جائے، ان کی محبتیں اور قربانیاں ختم نہ ہوں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میں ان محبتوں کے معاملے میں بدقسمت ثابت ہوئی۔ میں نے وہ سب کچھ کھو دیا، ان رشتوں کو بھی کھو دیا جن کی خاطر مجھے جان بھی دینی پڑتی تھی تو دے دینی چاہیے تھی، مگر ان رشتوں کو نہیں کھونا چاہیے تھا۔ میرا تعلق حافظہ بان سے تھا۔ میرے والد صاحب کی اپنے گاؤں میں ہی ایک فیملی سے دشمنی چل رہی تھی۔ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دیہاتوں میں دشمنی نسلوں تک چلا کرتی ہے۔ وہاں شکست تسلیم نہیں کی جاتی، جان دینی پڑے تو دے دی جاتی ہے، بلکہ دور حاضر میں تو خاندان کے خاندان ہی مٹ جاتے ہیں، لیکن دشمنی نہیں مٹتی۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر شخص، خاص کر زمیندار گھرانے، یہ دشمنی نبھا رہے ہیں۔ ان گھرانوں میں ایک گھر میرا بھی تھا۔ میرے دادا ابو کے بھائی قتل ہوئے تھے۔ ان کے بدلے میں میرے دادا نے مخالف فریق کے 2 بندے جان سے مار دیے تھے۔ ظاہر ہے جیسے میرے دادا ابو کو اپنے بھائی کے مرنے کی تکلیف تھی، ایسا ہی اگلے خاندان کو بھی اپنے لوگوں کے مر جانے کا دکھ تھا، ملال تھا۔ وہ لوگ مختلف موقعوں پر ہم پر حملہ کرتے رہے۔ ایک بار میرے دادا ابو اور میرے سب سے چھوٹے چچا پیشی سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں مخالف فریق گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ نہ صرف وہ خاندان کے لوگ تھے بلکہ انہوں نے کرائے پر بھی کچھ قاتلوں کو بلوا رکھا تھا۔ اس دن ان کا مقصد ہمارے پورے خاندان کو صفائی ہستی سے مٹانا تھا، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس دن میرے دادا ابو اور میرے چھوٹا چچا باقی خاندان سے پہلے نکل آئے۔ میرے والد صاحب اور ان کے باقی بھائی کسی کام کی وجہ سے ایک رات وہاں ہی شہر میں رک گئے۔ جب میرے دادا ابو اور میرے چچا اس جگہ پر پہنچے جہاں قاتل گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو قاتلوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ میرے چچا نے میرے دادا کو بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ الحمدللہ میرے خاندان میں بزدلی نہیں تھی۔ وہ لوگ تعداد میں 15 سے 20 کے قریب تھے اور میرے چچا اور دادا صرف 2 لوگ تھے۔ اس کے علاوہ میرے چچا کی جان چلی گئی۔ دادا ابو شدید زخمی ہوئے لیکن ان کی جان بچ گئی، جبکہ مخالف فریق کے 2 لوگ اور 3 کرائے کے قاتل جان سے مارے گئے۔ یعنی وہاں بھی ہمارا گھرانہ الحمدللہ بھاری رہا۔ میں یہاں پر وضاحت کرتی چلوں کہ جس خاندان سے ہماری دشمنی تھی، اس خاندان نے پہلے کم از کم 15 سے 20 علاقے کے لوگوں کو قتل کر رکھا تھا اور کوئی بھی ان کے مقابل کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم سے پہلے کسی نے پلٹ کر ان پر وار نہیں کیا تھا، بلکہ ہم سے پہلے کسی نے ان کے خلاف تھانے جانے یا قانونی چارہ جوئی کرنے کی جرات بھی نہیں کی تھی۔ واحد ہمارا گھرانہ تھا جس نے ان کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات کی تھی۔ نہ صرف کھڑے ہونے کی جرات کی تھی بلکہ ان کو پیچھے ہٹنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ جس دن سے ان کی دشمنی ہم سے لگی تھی، اس دن کے بعد انہوں نے لوگوں کی عزتوں کو لوٹنا چھوڑ دیا تھا، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرنا چھوڑ دیے تھے، لوگوں کو بے گناہ قتل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے سفید پوش لوگوں کے گھروں میں چوریاں کروانا چھوڑ دیا تھا۔ اس دن کے بعد ہم تو محتاط ہوئے ہی تھے، لیکن وہ بھی چوکنا ہو گئے تھے۔ گو کے قاتلانہ حملے میں میرے چچا قتل ہوئے تھے اور دادا شدید زخمی ہوئے تھے، جبکہ مخالف فریق کے 2 ذاتی بندے مارے گئے تھے، 3 کرائے کے قاتل بھی مارے گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ حملہ انہوں نے کیا تھا، اس لیے علاقے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مخالف فریق نے دیدہ دلیری سے کام لیتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قتل کا بدلہ لے لیا۔ برادری کی یہ باتیں میرے والد صاحب اور چچوں کے دل پر چبھ رہی تھی۔ ان کا جوان بھائی مارا گیا تھا، ان کے والد شدید زخمی تھا، اس سے پہلے ان کا چچا بھی مارا جا چکا تھا، لہٰذا اب کی بار ایک بار پھر بدلہ لینے کی باری ہماری تھی۔ جبکہ اطلاعات کے مطابق دوسری طرف وہ لوگ بھی زخمی شیر کی مان دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ وہ تو قتل کا بدلہ لینے آئے تھے، ہماری نسل مٹانے آئے تھے۔
الٹا इनके अपने 2 आदमी मारे गए थे, जबकि हमारा 1 आदमी मरा था। दोनों घर अपनी-अपनी जगह पर शदीद तैश में थे। ये यकीन करें मैंने अपनी आँखों से देखा था। जब मेरे वालिद शाह चचा मेरे दादा अब्बू को बिस्तरे मार्ग पर पड़ा हुआ देखते थे, तो दहाड़े मारकर रोते थे। इनकी शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि वो जाकर इन लोगों की नस्ल मिटा दें, जिन्होंने इनके वालिद पर हमला किया है और इनके भाई की जान ली है। लेकिन इस वक्त मामलात जोश से नहीं होश से हाल होने थे। इसलिए सब लोग इस बात के मुंतजिर थे कि मेरे दादा अब्बू या तो सेहत याब हो जाए या फिर वो अल्लाह ताला के पास चले जाएं, तो इसके बाद अगला लाहे अमल बनाया जाए। मेरे दादा अब्बू को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में तकरीबन 1.5 से 2 साल लग गए। इस दौरान मेरे बाकी चचों की शादियां हुई। शादियों के बाद कुछ अरसे के लिए हमारी तरफ से बदले का इरादा मुलतवी कर दिया गया। इसके बावजूद हम लोग अपने दुश्मनों से मोहतात रहे। हम लोगों ने अपने कारोबार पर तवज्जो दी, अपने खानदान को आगे बढ़ाने और दुश्मनों से महफूज रहने के तरीकाकार बनाए। इसी दौरान मेरी मेरी मेरे बहन भाइयों की पैदाइश हुई। मेरी बाकी चचों के घर भी बच्चों के जन्म हुए। मुख्तसर लफ्जों में आप कह सकते हैं कि दिल में चुभन होते हुए भी हम लोग लोग के घूंट पीते रहे और अपने दुश्मनों से कत्ल का बदला ना लिया। एक दो बार इन लोगों ने हम पर हमले की कोशिश की, तो मेरे वालिद साहब ने पलटकर इन पर वार करना चाहा, मगर मेरे दादा अब्बू ने रोक दिया और कहा कि अभी वक्त मुनासिब नहीं है। अब तुम सब लोगों के बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए और अपने दुश्मनों से सिर्फ महतात रहना चाहिए। अब तुम्हें कम से कम 15 से 20 साल इंतजार करना चाहिए, ताकि तुम्हारे बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाए। ऐन मुमकिन है अल्लाह ताला करे इस दौरान दुश्मनी की ये आग ठंडी हो जाए। मेरे घर की ये खूबी थी कि घर के बड़े की बात को टाला नहीं जाता था। अगर कोई बड़ा आपको एक टांग पे खड़ा होने का कह देता था, तो आपको खड़ा होना पड़ता था। इसमें बड़े का एहतराम भी शामिल था, लेकिन एहतराम से बढ़कर बड़ों की मोहब्बत थी। इसलिए मेरे वालिद साहब ने मेरे दादा की बात को न टाला, वो खामोश हो गए। उन्होंने हम पर तवज्जो देना शुरू कर दी और हम लोग जवान होने लगे। क्योंकि हम दोनों फरीक गांव में रहते थे, तो गांव के कमी कमीन लोग दोनों घरों में काम करने के लिए आते जाते रहते थे। दोनों घरों के बच्चे दुश्मनी से अच्छी तरह आगाह थे, मगर अफसोस कि मेरे खानदान के माथे पर मेरी वजह से कलंक लगना था। हमारे खानदान में काम करने वाली एक मुलाजमा ने मेरी दोस्ती मुखालिफ फरीक के एक नौजवान लड़के से करवा दी, और हमारी मुलाजमा ने जिस नौजवान के साथ मेरी दोस्ती करवाई ये कोई और नहीं था बल्कि जावेद मलंगी था। ये बात हकीकत है कि मुझे दोस्ती से पहले ये नहीं पता था कि वो मेरे चचा के कातिल खानदान से तलक रखता है, क्योंकि वो बाहर ही पला बड़ा था। मगर इसे ये सारे हकायक पता थे। दर हकीकत वो मुझे मोहरा बनाकर मेरे खानदान को जेर करना चाहता था। इसने हमारे घर में काम करने वाली इस खातून को अच्छी खासी रकम दी थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने हर मुमकिन हम पर तवज्जो दी थी। मगर न जाने कैसे इनसे इस मामले में चौक हो गई थी। वो घरेलू मुलाजमा पे नजर नहीं रख सके थे, या फिर शायद ये काम मेरी वालदा का था। खैर जिसका भी था, मेरे घर वालों की गफलत की वजह से मेरी दोस्ती मेरे दुश्मन खानदान के लड़के से हो गई। मैं इसकी चिकनी चिपड़ी बातों में आ गई और इसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई। जब मैं इसकी मोहब्बत में पूर पूर डूब गई और मेरा इसके बगैर रहना नामुमकिन हो गया, तब मुझ पे ये हकीकत आश्कार हुई कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे ही दुश्मन खानदान से तल्लक रखता है। वो लोग जो किसी भी वक्त मेरे वालिद और भाइयों की जान ले सकते हैं, मेरे चचा और चचाजाद भाइयों की जान ले सकते हैं। ये सारी हकीकत जानते हुए भी मैं इस शख्स से नफरत न कर सकी। मैं इस शख्स की बातों में आई ही, यहाँ तक कि इसके कहने पर मैंने रातों रात अपना घर छोड़ दिया। मैं घर छोड़कर इसके पास रहने को चली गई। जब मैं अपने वालिद के दुश्मनों से जा मिली, तो मेरे वालिद साहब रातों रात मेरी वालदा को लेकर अपने इन दुश्मनों के घर गए। इनसे कहा कि हमारी और तुम्हारी दुश्मनी मर्दों से है। मेरी बेटी नादान है, तुम मुझे अब मेरी बेटी लौटा दो। हम लोगों ने कभी तुम्हारी इज्जत पर हमला करने का सोचा भी नहीं। तुम भी गैरत का मुजाहरा करो। हमारी जान चाहिए तो हमारी जान ले लो, हमारी औलाद की जान चाहिए तो औलाद की जान ले लो, लेकिन हमारी इज्जत पर हमला ना करो। मगर मेरे होने वाले ससुराल वालों ने, यानी मेरे वालिद साहब के मुखालिफ फरीक ने, मेरे वालिद साहब को खाली हाथ वापस लौटा दिया और कहा कि अगर हो सका तो तुम लोग भी हमारी इज्जत पर हमला करके देख लेना। मेरे वालिद साहब ने जवाब दिया कि हमारी दुश्मनी तुम्हारे मर्दों से है, तुम्हारे मर्दों से रखूंगे। हम लोग कभी भी तुम्हारी औरतों को या बच्चों को मोहरा नहीं बनाएंगे, और वापस लौट गए।
इस वाक़ये के चंद दिन बाद मुझे एक ख़त मेरा जो मेरे वालिद साहब की तरफ से लिखा गया था। इस ख़त में सिर्फ़ 2 लाइनें लिखी थी। मुझे इस बात का गिला नहीं कि तुमने मोहब्बत की होगी, मगर मुझे इस बात का शिकवा ज़रूर करूँगा कि तुम मेरे भाई के कातलों से जा मिली हो और इनकी ढाल बन गई। मेरे वालिद साहब ने मज़ीद लिखा कि मैं इन लोगों से कभी शिकस्त नहीं खा सकता था, अगर इनका हथियार मेरी औलाद न बनी होती। यकीन करें जावेद का ख़ानदान मेरे वालिद साहब और इनके ख़ानदान से इतना सहमा हुआ था कि जो लोग गाँव छोड़ने की बातें कर रहे थे। मगर इसी दौरान इनको इत्तला मिली कि मेरे वालिद साहब अपने बच्चों और अपने भाइयों के बच्चों को लेकर यानी अपने पूरे ख़ानदान के हमरा गाँव छोड़ गए हैं। बल्कि उन्होंने ज़मीन वग़ैरह बेच दी है। ये ख़बर मेरे लिए अफ़सोसनाक थी। मगर दूसरी तरफ मैं बगैर निकाह के अपने महबूब के पास रह रही थी और मोहब्बत के नाम पर वो सब कुछ कर रही थी जो मुझे किसी भी सूरत नहीं करना चाहिए था। इसीलिए मेरा ये गम मुझे इतना उदास ना रख सका। पहले सुनने में आया कि मेरे वालिद साहब लाहौर मुंतकिल हुए हैं। बाद अज़ां पता चला कि लाहौर नहीं वो कराची चले गए हैं। मगर मैंने इनको ज़्यादा ढूँढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस वक़्त मेरा महबूब मेरे पास था, तो मेरे लिए मेरी दुनिया मेरे पास थी। मगर अफ़सोस कि वो महबूब हकीकत में अपनी दुश्मनी निभा रहा था। इसने जब अपनी हवस मुझसे मटा ली, तो मुझसे निकाह करने से इनकार कर दिया। इसने अपने चचाज़ाद भाइयों के हमरा ज़बरदस्ती मुझे अपनी हवेली में कैद करके रख लिया। एक अरसे तक वो खुद और इसके करीबी रिश्तेदार नशे में धुत होकर मुझ पर हवस मटाते रहे। यहाँ तक कि जब इसने अपने रिश्तेदारों तक से मेरी इज्जत पामाल करवा ली, तो इसके बाद मुझे अपनी हवेली की मुलाजमों को सौंप दिया। मैंने इस दौरान कई बार अपनी जान देने की कोशिश की, मगर मैं हर बार बच गई और फिर मुझे बाकायदा भाग गया। मैं रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती थी और हर मुमकिन कोशिश करती थी किसी न किसी तरह यहाँ से आज़ाद होकर भाग जाऊं। फिर एक दिन किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई। हवेली की एक मुलाजमा ने मुझे अपने शोहर के जरिए रात के अंधेरे में खुलवा कर फरार करवा दिया। वहां से फरार होने के बाद मैं अपने वालिद साहब की करीबी दोस्त के यहाँ पनाह ली। उन्होंने वक्ती तौर पर मुझे पनाह दे दी, मगर हमेशा के लिए मुझे अपने पास रखने से ये कहते हुए माजरत कर ली कि जो औरत अपने वालिदैन को धोखा दे सकती है, वो अपने बाप दादा चचा के कातलों के पास जाकर इनके बिस्तर की जीनत बन सकती है। वो औरत किसी भी वक्त हमें कत्ल करवा सकती है, इसलिए हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। मैंने इनसे अपने वालिद के मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने कसम उठाकर कहा कि जिस दिन की तुम्हारे वालिद साहब गाँव छोड़कर गए हैं, मेरे लाख ढूंढने पर भी मेरा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। मैंने ये सुना था कि यहाँ से वो लाहौर गए हैं। इसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए हैं। मैं अपने वालिद को ढूंढने लाहौर भी आई। लाहौर इनके जो दोस्त थे इनसे भी मिली, मगर कहीं से मुझे मेरे वालिद के मुतल्लिक पता न चल सका। और हैरत अंगेज तौर पर मेरे वालिद के हर दोस्त को मेरे इस इल्म अमल का पता था। हर कोई मेरे वालिद साहब की वजह से मेरी बात सुन लेता, मेरी कुछ न कुछ मदद कर देता, मगर कोई भी मुझे मुस्तकिल अपने पास रखने के लिए राजी नहीं था, मुझ पर भरोसा करने के लिए राजी नहीं था। यहाँ तक कि अपने वालिद साहब के एक दोस्त की मन्नत समाजत करके मैं एक फलाई अदारे में ठहर गई और आज भी इसी में रह रही हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ ये नसीहत करना चाहती हूँ कि मोहब्बत एक कुदरती अमल है, हो ही जाती है, लेकिन नामहरम की मोहब्बत की खातिर खून के रिश्तों को धोखा देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने जिन लोगों की खातिर अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों को धोखा दिया, यकीन करें इन लोगों ने मुझे इतनी अज़ियत दी कि मुझे ज़िंदगी से नफ़रत हो गई और मेरे इस एक अमल की वजह से लोगों को मुझसे नफ़रत हो गई। जिस शख्स की वजह से मेरी ये हालत हुई और मेरा ख़ानदान मुझसे दूर हो गया, वो भी चैन से ना रह पाया, क्योंकि किसी औरत को तबाह करने वाला शख्स इज़्ज़त के साथ नहीं रह सकता। जावेद पढ़ाई छोड़ चुका था और फिर कहीं रुपोश हो चुका था। मेरे पापा के कुछ वफादार दोस्त थे जो इसका पीछा कर रहे थे, इसको जान से मारना चाहते थे। लिहाजा जावेद ने एक डाकुओं का गिरोह ज्वाइन कर लिया और बाद में अपनी चालाकी और सलाहियतों की बदौलत इसी गिरोह का सरदार बन गया। पुलिस इसकी तलाश में थी और इसके सर की कीमत 90 लाख रुपए थी, मगर वो आसानी से किसी के हाथ में आने वाला नहीं था। तैयारी होने के बावजूद बड़े बड़े लोगों के साथ तलखात बना रखे थे और जावेद पर हाथ डालना आसान नहीं था। एक बार वो भेस बदल कर अपने खानदान वालों से मिलने आया था। इसकी मुखबरी की गई और यूं इस गांव को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। जावेद के लिए फरार का रास्ता नामुमकिन हो चुका था, लिहाजा इसने खुद ही अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। मगर गिरफ्तारी के वक्त भी इसके चेहरे पर
किसी किस्म का पछतावा नहीं था और इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने घर ही जा रहा है। तकरीबन 1 महीना कैद रहा, फिर इसके बाद एक पुलिस वाले को बाहरी रिश्वत देकर जेल से फरार हो गया। पुलिस के एक मुलाजिम की वजह से पूरे डिपार्टमेंट की काफी बदनामी हुई और फिर जावेद का पीछा किया गया। इसे यकीन था कि इस बार अगर मैं पकड़ा गया तो शायद कभी भी रहा ना हो पाऊं। लिहाजा जल्दी से एक घर में घुस गया। इसे नहीं मालूम था कि ये एक बूढ़ी औरत का घर है जिसमें वो अकेली थी। वो बेचारी 75 साला एक बूढ़ी औरत थी जिसका जवान बेटा कुछ साल पहले एक हादसे का शिकार हुआ था और फौत हो गया था। वो अपना आधा तवाज़ुन खो चुकी थी। जिस आदमी को भी देखती इसे अपना बेटा समझती। बूढ़ी औरत ने जावेद से पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? जिस पर इसने बताया कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है। बस कुछ देर तक मुझे आपके घर में पनाह चाहिए। बुढ़िया जावेद को प्यार करने लगी और कहा इस संदूक में घुस जा क्योंकि पुलिस अगर मेरे घर में दाखिल हो गई तो तुम्हें पकड़ लेगी। जावेद ने अपने आप को एक संदूक में बंद किया और बुढ़िया ने इस संदूक को ताला लगा लिया। पुलिस में बुढ़िया के घर में दाखिल हुई और इससे पूछा कि कुछ देर पहले एक नौजवान घर में दाखिल हुआ था, मगर बुढ़िया ने जावेद को बचाने के लिए पुलिस वालों से झूठ बोला कि आप लोगों के आने से पहले एक नौजवान मेरे सहन में जरूर आया था, मगर फिर दूसरी तरफ से घर की दीवार फैलाकर वो गली में भाग गया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। उन्होंने बुढ़िया पर काफी सख्ती की लेकिन इसने कुछ न बताया। इसके तमाम कमरों की तलाशी भी ली, सामान को इधर उधर फेंक दिया, लेकिन जावेद की खुशकिस्मती थी कि पुराने संदूक की तरफ इनका ध्यान न गया और वो वापस चले गए। इनके जाने के बाद बुढ़िया ने संदूक का ताला खोला, जावेद को संदूक से बाहर निकाला। इसने देखा कि जावेद हाँफ रहा है। जावेद ने पानी मांगा तो बुढ़िया ने इसे दूध का प्याला पेश किया। जावेद अपने आप से यही कहने लगा कि बुढ़िया का दिमागी तवाज़ुन ही खराब है, वरना वो किसी डाकू या चोर से इतना प्यार ना करती। लिहाजा इसने बुढ़िया की सादगी से फायदा उठाया। जिस संदूक में वो छुपा था वहां एक कीमती और कदीम लॉकेट पड़ा था। तकरीबन ये 10 तोले का लॉकेट था जिसको वो उठाकर अपने साथ ले गया। बुढ़िया ने अपनी बेटी की शादी के लिए ये लॉकेट महफूज किया था। इस वक्त वो स्कूल की बेटी स्कूल में पढ़ाने गई थी। जैसे ही वापस आई तो माँ को बताया कि जो शख्स हमारे घर में प्लान लेने आया था दरअसल वो चोर था और हमारा लॉकेट भी चोरी करके ले गया। बुढ़िया ने बेटी के मुंह से जब ये अल्फाज सुने तो इसके मुंह से जावेद के लिए बददुआ निकली और फिर वो दहाड़े मार मार के रोने लगी। जावेद की किस्मत ने अभी तक तो इसका साथ दिया था। वो हर किसी को धोखा देकर कामयाब हो रहा था, लेकिन ऐसा शख्स कभी न कभी कानून की गिरफ्त में जरूर आता है। जावेद काफी मुहतात हो चुका था। जानता था कि इस बार अगर वो पकड़ा गया तो शायद दोबारा कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकता। हर बार वो पुलिस के मुलाजमों को नहीं खरीद सकता। कुछ माह बाद इसने एक लड़की से शादी की। हालांकि मोबाइल पर इससे राब्ता हुआ था। इसने फायजा को अपने बारे में सब कुछ बताया था कि मैं क्या करता हूँ, पुलिस मेरे पीछे है। मगर इन तमाम बातों के बावजूद फायजा ने यही कहा था कि मुझे इन तमाम बातों से कोई मतलब नहीं कि तुम क्या करते हो। बस मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुमसे ही शादी करके तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। फिर वो जावेद की जिंदगी में आई, मगर जावेद बिल्कुल नहीं जानता था कि जिस लड़की से वो शादी कर रहा है यही लड़की इसकी तबाही का असबाब बनेगी। शादी के कुछ अरसे बाद फायजा ने अपने शोहर जावेद को पकड़वा दिया। पुलिस को इस बारे में इत्तला दी थी। दरअसल शादी की पहली रात ही जावेद ने अपनी बीवी को एक कीमती लॉकेट तोहफे में दिया था और लॉकेट को देखकर फायजा की आंखें बाहर आ गई और वो समझ रही थी कि मेरी बूढ़ी माँ को लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि जावेद ही था। लिहाजा अब इसने जावेद को पकड़वाने का मंसूबा बनाया। पुलिस को जावेद के ठिकाना बताया। यूं जावेद मलंगी दूसरी बार पुलिस की गिरफ्त में आया। पिछले 10 साल से वो कैद में है जबकि मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। जावेद ने मुझे तो अपने से दूर किया मगर अब वो खुद भी सुकून से हरगिज नहीं। सुना है वो जेल में ही काफी बीमार हो चुका है और इसरार बीमारी में मुब्तला है और काफी अजियत में है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर हमारे खानदान वाले अपनी दुश्मनी को तोल ना देते, आपस में सुलह कर लेते तो आज हमारा हाल ऐसा ना होता। जावेद ने पूरी दुनिया के सामने मेरा तमाशा बनाया, खुश था कि दुश्मन की बेटी को रुसवा किया। इसके बाद बूढ़ी औरत को भी बेवकूफ समझकर मुस्कुराता रहा, मगर अब जरूर सोचता होगा कि इस कमजोर बूढ़ी औरत ने तो मुझे ही लूट लिया, मुझे ही बर्बाद कर दिया और इसे बर्बाद करने वाली कोई और नहीं बल्कि इसी बूढ़ी औरत की बेटी ही थी, जो कि इसके प्यार में पागल हो चुकी थी। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक लॉकेट देखकर इसका प्यार नफरत में बदल गया और उसने जावेद को गिरफ्तार करवाने का फैसला